नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आप सबका स्वागत है। चित्तौड़ के शासकों द्वारा तुर्क प्रतिरोध की इस अंतिम कड़ी में हम चित्तौड़ के शासकों के तुर्क प्रतिरोध के साथ साथ संक्षेप में उनके संपूर्ण क्रियाकलापों की उपलब्धियों की समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने गोहिल राजघराने को परास्त करके चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके साथ ही गोहिलों की रावल शाखा का भी अंत हो गया। मैं आपको संक्षेप बताऊं कि आमतौर से मेवाड़ के संदर्भ में दो राजवंशों ने शासन किया राजस्थान के, जिसमें सबसे पहले गोहिलों की रावल शाखा आती है यानी गोहिल वंशी, और फिर बाद में सिसोदिया शासक रहे। गोहिल अपने को रावल उपाधि से विभूषित करते थे, जबकि सिसोदिया राणा या महाराणा कहलाने लगे। तो राणा रतन सिंह के बाद गोहिलों की इस रावल शाखा का अंत हो गया। इस प्रकार से यह मेवाड़ के पतन का काल था। अलाउद्दीन के सैनिक अभियान के समय की दीर्घकालीन घेरेबंदी और अंतिम संघर्ष के दौरान अधिकांश सरदार और सामान्य सैनिक मारे गए। जौहर की अग्नि में स्त्रियां, बच्चे स्वाहा हो गए। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के आदेश से किए गए नरसंहार में 30,000 के लगभग लोग मारे गए। इस भयंकर संघर्ष ने समूचे मेवाड़ राज्य की अर्थव्यवस्था तथा जनजीवन को मृतप्राय बना दिया। कुछ समय बाद अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां, जिसे उसने चित्तौड़ का अधिकारी नियुक्त किया था, को वापस दिल्ली बुला लिया और उसके स्थान पर जालौर के सोनगरा चौहान मालदेव को मेवाड़ राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। मालदेव के समय में मेवाड़ में चौहानों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। गोड़बाण का समृद्ध एवं उपजाऊ क्षेत्र भी चौहानों के अधिकार में चला गया, परंतु मेवाड़ के गोहिल वंशियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गोहिलों की छोटी शाखा के सरदार हम्मीर के नेतृत्व में अपना संघर्ष जारी रखा। हम्मीर सिसोदे या सिसोदा गांव का सामंत था। उसी ने मेवाड़ की को इस दयनीय और पतनशील अवस्था से उभारा तथा चित्तौड़ पर पुनः अधिकार स्थापित किया। हम्मीर के समय से यह चित्तौड़ के शासक महाराणा की उपाधि धारण करने लगे और मेवाड़ का राजवंश सिसोदिया राजवंश के नाम से विख्यात हुआ। मोड़ोत नेडसी की ख्यात के आधार पर डॉक्टर किशोरी शरण लाल का मानना है कि चित्तौड़ अधिकृत करने के कुछ वर्षों बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां को चित्तौड़ से वापस बुला लिया और सोनगरा चौहान मालदेव को अधिकारी नियुक्त किया, जैसा कि पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ। मालदेव के बाद उसका लड़का बनवीर चित्तौड़ का शासक बना और हमीर ने इसी बनवीर से 1326 ईस्वी के आसपास चित्तौड़ प्राप्त किया था। इसके विपरीत डॉक्टर UN डे का मानना है कि मालदेव को अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं अपितु सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया था। हम्मीर द्वारा चित्तौड़ को अधिकृत करने की तिथि एवं घटनाक्रम भी काफ़ी विवादास्पद है। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ददबाड़िया के अनुसार मालदेव के जीवन काल में ही हमीर ने
मेहता मौजीराम की सहायता से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, परंतु यह सही नहीं है। डॉक्टर ओझा का मानना है कि हमीर ने 1326 ईस्वी के आसपास मालदेव की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जैसा से चित्तौड़ छीना था। यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि रणकपुर शिलालेख से पता चलता है कि मालदेव 1525 ईस्वी तक जीवित था और उसकी हत्या के बाद जैसा नहीं बल्कि उसका छोटा लड़का बनवीर उसका उत्तराधिकारी बना था। इसके अलावा चित्तौड़ दुर्ग से प्राप्त कुछ फारसी शिलालेखों से पता चलता है कि चित्तौड़ पर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का अधिकार बना रहा। अतः यह मानना अधिक युक्तिसंगत होगा कि हमीर ने 1326 के आसपास चित्तौड़ जीता होगा। तो इस तरह से ये संधिकाल जो था, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था कि गोहिल वंश से सिसोदियाओं के पास किस तरह सत्ता आई। हमीर अपने समय का सबसे प्रतापी शासक था और इसका शासनकाल 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी माना जाता है। हमीर अपने समय का एक निर्भीक नवयुवक था। छोटी सी सिसोदा की जागीर का स्वामी होते हुए भी उसने अपने कुल गौरव का बड़ा ध्यान रखा। जब उसने देखा कि अलाउद्दीन के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत की हालत कमज़ोर हो गई है और मालदेव सोनगरा का पुत्र जैसा भी निर्बल है, तो उसने 1326 ईस्वी के आसपास मोहम्मद तुगलक के समय में चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर लिया और धीरे धीरे संपूर्ण मेवाड़ पर उसका प्रभुत्व जम गया। उसके द्वारा सिसोदियों की स्थापित की गई सत्ता स्वतंत्र भारत की स्थापना तक चली आई। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अमीर ने अपने पक्ष को प्रबल करने के लिए कई पड़ोसी राजाओं को परास्त किया और उनसे मैत्री संबंध स्थापित किया। चौहान मालदेव के सबसे छोटे लड़के बणवीर को रतनपुर, खैराट, गोड़बाण आदि इलाके देकर अपना सामंत बनाया। श्रृंगी ऋषि के सन 1428 ईस्वी के लेख से विदित होता है कि हमीर ने पहाड़ी भीलों के दल को युद्ध में परास्त किया और एकलिंग महात्म्य के अनुसार जीलवाड़ा के स्वामी राघव के अहंकार को दूर किया और ईडर के राजा जैत्रकर्ण को युद्ध में जीता। उसके द्वारा हाड़ा देवी सिंह को बूंदी का राज दिलाना भी प्रमाणित होता है। कर्नल टॉड ने हमीर को अपने समय का प्रबल हिंदू राजा माना है, जिसके अधीन मारवाड़, जयपुर, बूंदी, ग्वालियर, चंदेरी, रायसीन, सीकर, कालपी, आबू के शासक थे। यह कथन अतिशयोक्त रहित नहीं है, क्योंकि बूंदी और ईडर के आगे बाहरी शासकों पर उसका कितना अधिकार था, यह संदेहास्पद है। अलबत्ता उसने अपने शौर्य से एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था अवश्य कायम की थी और मेवाड़ की सीमाओं को विस्तारित करने में सफलता प्राप्त की थी। उपयुक्त शासकों के से उसके राजनीतिक प्रभाव को मान्यता दी गई हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। हमीर के बाद राणा क्षेत्र सिंह का शासनकाल आता है। राणा क्षेत्र सिंह ने 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी तक मेवाड़ की शासन व्यवस्था को संभाला। क्षेत्र सिंह महाराणा हमीर के ज्येष्ठ पुत्र थे और इन्होंने अपने बल और पुरुषार्थ से अजमेर, जहाजपुर, मांडल और छप्पन को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। मालवा के दिलावर खां गोरी को परास्त कर भविष्य में होने वाले मालवा मेवाड़ के संघर्ष के सूत्र को आरंभ किया। हाड़ौती के हाड़ाओं को दबाने का श्रेय भी क्षेत्र सिंह को है। क्षेत्र सिंह के बाद राणा लाखा यानी लक्ष्य सिंह, महाराणा लक्ष्य सिंह का समय आता है और लक्ष्य सिंह का समय 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक माना जाता है।
इनके समय में भी चित्तौड़ के क्षेत्र पर विस्तार होता रहा और राणा लाखा ने बदनौर प्रदेश को अपने अधीन कर लिया। उसके समय में डोडिया राजपूतों को अपने आश्रय देकर राजपूत शक्ति का संगठन किया तथा धवल नामी डोडिया को तरनगढ़, नंदराय और मसूदा आदि की जागीर देकर अपना उमराव बनाया। तुर्कों के साथ भी उसकी छेड़छाड़ होने के उल्लेख मिलते हैं। भागबस उसके समय में जावर की चांदी की खान निकल आई, जिससे उसने कई किलों का निर्माण करवाया। जो मंदिर अलाउद्दीन द्वारा आक्रमण के समय तोड़े गए थे, उनका उसने जीर्णोद्धार कराया, यह विशेष उल्लेखनीय बात है। उसी के समय में उदयपुर की पिछोला झील का बांध बनवाया गया। लाखों के निर्माण कार्य मेवाड़ की आर्थिक स्थिति और संपन्नता को बढ़ाने में बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। उसके समय में झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट की विद्यमानता संस्कृत साहित्य के उत्थान का प्रमाण है। लाखा के समय के पिछले दिनों की एक घटना बड़े महत्व की है। बताया जाता है कि जब महाराणा लाखा अपने दरबार में बैठे हुए थे कि राठौड़ रणमल की बहन हंसाबाई के संबंध में नारियल महाराणा के कुंवर चुंडा के लिए आए। उस समय चुंडा उपस्थित न थे। महाराणा ने हंसी में कह दिया कि नारियल अब बूढ़ों के लिए कौन लाए। रणमल ने यह सुनकर कहलवा भेजा कि हंसाबाई से होने वाली पुत्र संतान का मेवाड़ की गद्दी पर अधिकार स्वीकार किया जाए तो उसका विवाह लाखा से कर दिया जाएगा। अब राणा बड़े असमंजस में पड़े। चुंडा के ज्येष्ठ पुत्र होते हुए ऐसा करना उचित न था। चुंडा ने जब यह स्थिति देखी तो उसने प्रत्युत्तर में रणमल को कहलवा भेजा कि वह राज्य का अधिकार छोड़ने के लिए उद्यत है यदि राणा से हंसाबाई का विवाह संपन्न हो जाए। नितांत महाराणा ने हंसाबाई से विवाह किया, जिससे मोकल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चुंडा के त्याग से प्रसन्न होकर लाखा ने चुंडा को मोकल का रक्षक नियुक्त किया और यह नियम कर दिया कि भविष्य में मेवाड़ के महाराणाओं के सभी पट्टों, परवानों और संदों पर चुंडा और उसके वंशजों के भाले का निशान अंकित होता रहेगा। वैसे तो इस विवाह का संपादन शांतिपूर्वक हो गया, परंतु पीछे से हंसाबाई तथा राठौड़ों के षड्यंत्र से मेवाड़ की आंतरिक स्थिति कमजोर हुई, जिसके फलस्वरूप अनेक उपद्रवों और दरबारी गुटबंदियों का जन्म हुआ। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के बाद महाराणा मोकल का शासन आता है और इन्होंने 1421 से 1433 ईस्वी तक लगभग 12 वर्ष तक शासन किया और इनके राज्य में भी काफ़ी शांति रही। 1428 ईस्वी के लगभग उसने नागौर के फिरोज खां को रामपुरा के युद्ध में परास्त किया, जालौर और सांभर देश को रौंदा तथा गुजरात के अहमद शाह को पराजित किया। मोकल ने जहाजपुर के किले के घेरे में भी विजय प्राप्त की और हाड़ाओं का मानमर्दन करने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद महाराणा कुंभा का समय आता है और जिसके बारे में अलग से आपको एक लेसन में एक व्याख्यान में बताया गया है। तो ये जो मेवाड़ के शासकों द्वारा तुर्क प्रतिरोध है, वो समझने में जिन नामों को आज हम आजकल विस्मृत कर रहे हैं, उसमें जैत्र सिंह, क्षेत्र सिंह, समर सिंह, रतन सिंह, इन शासकों के बारे में प्रायः प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसके बारे में आपको स्मरण रखना चाहिए। और चित्तौड़ या मेवाड़ के संदर्भ में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसमें विशेष रूप से मैं राजस्थान का इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का उल्लेख करना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण डॉक्टर कालूराम शर्मा और डॉक्टर प्रकाश व्यास की पुस्तक है। इसी प्रकार से राजस्थान के इतिहास के नाम से भी जयपुर पब्लिशिंग हाउस जयपुर की पुस्तक डॉक्टर हरिशंकर शर्मा और सरोज पावा द्वारा लिखित पुस्तक भी है। राजस्थान का इतिहास एक सर्वेक्षण प्रोफेसर के.एस. गुप्ता और डॉक्टर जे.के. ओझा की पुस्तक का एक नया संस्करण
लिटरेरी सर्किल जयपुर द्वारा प्रकाशित किया गया है, वो भी उपयोगी हो सकता है। इसी के साथ साथ डॉक्टर कृष्णचंद्र माथुर, डॉक्टर नारायण माली ने भी राजस्थान का इतिहास उल्लिखित किया है। तो इनमें से जो भी पुस्तक आपको मिल जाती है उससे आप चित्तौड़ के शासकों द्वारा तुर्क प्रतिरोध में ये जो शासक जिनका नाम उल्लेख बहुत कम होता है, इनके बारे में अवश्य पढ़ें। और यदि आज के इस व्याख्यान से आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।